नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जरिया द वे टू सक्सेस में। आज हम आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में अध्ययन करवाएंगे। यह जो टॉपिक है आपका सी टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट के टेट के लिए, केबीएस विद्यालय, नवोदय विद्यालय, नेट के लिए और किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम अध्यायवार विश्लेषण करते हैं आरटीई के अध्यायों का। आरटीई को समझने से पहले सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं कि आरटीई की जो इंट्रोडक्शन हो सकती है वो क्या है। उस इंट्रोडक्शन पर जाने से पहले हम एक चीज और देखते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं। तो पूर्व ज्ञान हमारा अतीत के परिप्रेक्ष्य में हम जाकर देखते हैं कि आखिर आरटीई को लाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आरटीई में जो आपको पता है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, इन दो चीजों पर क्यों जोर दिया गया। क्या निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले नहीं थी? तो इसका जवाब है नहीं थी। इसी वजह से हमें आरटीई लाने की आवश्यकता पड़ी। अब क्यों नहीं थी इसका साक्ष्य यह है कि बौद्धकालीन, वैदिक कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा में सार्वभौमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण होता है वो नहीं था, या एक सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि शिक्षा सर्वजन के लिए सुलभ नहीं थी, सभी लोगों की पहुंच तक नहीं थी शिक्षा। इसीलिए मैकाले ने भी अपनी फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत जो दिया था उसमें कहा था कि शिक्षा सभी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, जो शिक्षा के पात्र लोग हैं उन्हीं को शिक्षा दी जानी चाहिए। इन सभी चीजों से परेशान होकर जब भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात ये निर्णय लिया कि स्वतंत्रता के बाद भी कई क्षेत्र ऐसे थे, कई वर्ग, समुदाय या कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे थे जहां स्वतंत्रता के कई वर्षों पश्चात भी शिक्षा सभी लोगों तक समुचित रूप से नहीं पहुंच पा रही थी। उस शिक्षा को समुचित रूप से सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आरटीई एक्ट की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें प्रस्तावना में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। आप सभी को पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। लेकिन सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कैसा होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार मौलिक होना चाहिए। और इसी ऑर्डर पर ध्यान रखते हुए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन आपसे कब किया गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21 ए में मूल अधिकारों की बात की गई है और संविधान के भाग 4 का में आर्टिकल 51 ए में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। अब हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है आरटीई। तो आरटीई का जो बिल है, लोकसभा में यह बिल 4 अगस्त 2009 में लाया गया था, राज्यसभा में यह बिल 20 जुलाई 2009 को लाया गया। और आरटीई जो एक्ट है 27 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया। अधिनियमित से तात्पर्य क्या है कि इस दिन पारित होकर ये कानून बन गया। कोई भी जो बिल होता है महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद उसे कानून का रूप दे दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अधिनियमित कर दिया। मीन्स अब वो नियम बन गया। अभी तक वो एक बिल था, अब वो नियम बन गया। और जैसे ही वो नियम बना, वो 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में समानता से लागू किया गया। इस जो आरटीई एक्ट है इसमें 7 अध्याय हैं, 38 अनुच्छेद हैं और एक अनुसूची है। अब हम अध्यायवार विश्लेषण करते हैं एक एक अध्याय में क्या है। तो सबसे पहला जो है आपका, अध्याय से पहले एक चीज और है कि आरटीई का बेसिक हम समझ लेते हैं कि बेसिक में क्या है। प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में अनुच्छेद 21 का और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। हम पिछले अभी स्लाइड में आपको बता चुके हैं। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं। निशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है
को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अता करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मीन्स आप सीधी भाषा में समझ लीजिए कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चे का कानूनी हक बन गया ये आरटीई एक्ट के जरिए से। अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, कैसे भी कमजोर है, तो वहाँ का सरकार, वहाँ की स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और अभिभावकों का ये दायित्व है कि उस बच्चे को शिक्षा तक उसकी पहुंच करवाएं। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आय समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरे करने का प्रावधान करने की सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। मीन्स क्या है, सीधा सा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, जो 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है, जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 का में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार आरटीई एक्ट को लागू नहीं करता है, या कोई भी संस्था, कोई भी क्षेत्रीय सरकार इस एक्ट को लागू नहीं करती है, तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो कानूनी बाध्यता भी रखती हैं इन्हें लागू करवाने के लिए। अब आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन का जो पहला अध्याय है, भाग 1, जिसे प्रारंभिक दिया गया है, इस जो पहला अध्याय है इसे भाग 1 प्रारंभिक नाम दिया गया है। तो इसमें किन किन मुख्य चीजों की बात की गई है, हम उन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो निःशुल्क से तात्पर्य है निह माने बिना, शुल्क माने फीस के, बिना फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्या वहां पर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। और अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक होंगे उन सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका आंगनवाड़ी एकीकृत। आंगनवाड़ी जो है बाल विकास, एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत जो आपने आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में क्या होता है कि बच्चों को पोषाहार या पुष्टाहार दिया जाता है। उन संस्थाओं का भी यही उद्देश्य है कि बच्चों तक शिक्षा की पहुंच विकसित कराना। जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा इसके लिए। जो प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी भी रेस्पॉन्सिबल होगा। छात्र शिक्षक अभिलेख विद्यालय योजना का निर्माण। छात्र शिक्षक अभिलेख मीन्स रिकॉर्ड, छात्र और शिक्षक का रिकॉर्ड रखा जाएगा और विद्यालय योजना का निर्माण किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कैसे कैसे विद्यालय स्थापित किए जाएं। इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। भाग 2 है आपका विद्यालय प्रबंध समिति। आरटीई एक्ट का जो दूसरा भाग है उसमें है प्रबंध समिति। प्रबंध समिति में आरटीई 2009 में कहा गया है कि प्रबंध समिति में जो मेंबर होंगे उनमें 75% मीन्स 75% जो सदस्य होंगे वो अभिभावक होंगे। अभिभावक कौन होंगे? जो उस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक होंगे। उस विद्यालय की जो प्रबंध समिति होगी उसके सदस्य 75% सदस्य जो होंगे वो अभिभावक होंगे, और जो समिति का अध्यक्ष होगा वो भी किसी बालक का अभिभावक होगा। और उन सदस्यों में जो 75% ये सदस्य हैं, इन सदस्यों में 50% महिलाएं होंगी। और इस समिति का काम क्या होगा? यह समिति मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और उसका रिकॉर्ड रखेगी। ये जो समिति है प्रबंध समिति, यह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और उसका ऑन पेपर रिकॉर्ड रखेगी। इस समिति का कार्य और क्या है कि जो नामांकन स्तर है, ये नामांकन स्तर को बढ़ावा देना, निःशक्त बालकों की पहचान करना, जो उनके क्षेत्र में और उनके समुदाय में आसपास के जो निःशक्त कमजोर बच्चे हैं उनकी पहचान करना, मिड डे मील की देखभाल करना। जो मिड डे मील वितरित किया जाता है, मध्याह्न भोजन योजना, उसकी गुणवत्ता को
सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य उत्तरदायी होंगे। विद्यालय का वार्षिक लेखा तैयार करना, जो विद्यालय का जो वार्षिक लेखा से तात्पर्य ये है कि विद्यालय की आय व्यय के लिए कितना पैसा आया, विद्यालय की आय इस जो विद्यालय की इनकम है वो कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ व्यय किया गया, उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया गया, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य होगा। भाग 3 है आपका निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है कि सभी नामांकितों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रदान करना। वहां पर जितने भी बच्चे नॉमिनेट होंगे उस विद्यालय में, उन सभी बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाँ, इस जो अध्याय है इसमें एक विशेष टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया, विशेष प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि ऐसे बालक जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं या वो निशक्त हैं, दिव्यांग, इन जिन बालकों को हम कह सकते हैं, या विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा वाले बालक, ऐसे बालक जो कमजोर हैं, सामान्य बालकों की तुलना में कमजोर हैं, उन पर हम अधिक ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका बालक को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाए। जो बालक है उसको उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग किसी भी क्लास में प्रवेश दिया जाए, जिससे क्या होगा कि बालक भावात्मक रूप से शिक्षक व छात्रों से जुड़ सकेगा। अगर कोई भी बालक है, मान लीजिए अगर कोई 9 साल का बालक है, 9 साल का बालक अगर आपको उसके 9 साल के ही एज ग्रुप के बच्चों में डालेंगे, एज ग्रुप के बालकों के साथ पढ़ने के लिए बैठाएंगे, वो तो जल्दी से सामंजस्य स्थापित कर लेगा अपनी क्लास में। लेकिन अगर 9 साल के बच्चे को आप किसी 5 साल के बच्चे के साथ डालेंगे या 15-16 साल के बच्चे के साथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होंगे, द्वंद्व बच्चे के मन में उत्पन्न होंगे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि एक ही एज ग्रुप के बच्चों को एक ही क्लास में रखा जाए। नेक्स्ट है हमारा भाग 4 केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय सरकार के क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो पहला है, बहुत पूछा जाता है कि कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है, 1 से 5 तक का विद्यालय कितना 1 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। कक्षा 1 मीन्स प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय है वो प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की रेडियस में आपका होना चाहिए। जो सेकंड है आपका कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें, माध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो भी बालक आ रहे हैं उन सभी बालकों को हम पाठ्य पुस्तकें, माध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और उनके ड्रेस, जूते, मोजे, आप सभी जानते हैं कि सारी मूलभूत आवश्यकताएं बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएंगी। विद्यालय में आने वाले किसी भी बालक को जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर भेदभाव न हो। किसी भी तरीके से विद्यालय में भेदभाव न किया जाए किसी भी बालक के साथ। क्षेत्र में 14 वर्ष के बालकों का पूरा ब्यौरा रखा जाए। उस क्षेत्र में जितने भी 14 वर्ष तक के बालक हैं उन सभी बालकों का ब्यौरा रखा जाए। ये वहाँ की केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं समय समय पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का वो जनगणना करते हुए घूमते हैं। उसमें उनका जो मोटिव होता है वो केवल यही होता है कि हमारे क्षेत्र पंचायत में, हमारी ग्राम पंचायत में 6 से 14 वर्ष तक के कितने बालक हैं, जिससे कि उन्हें आरटीई एक्ट के अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जा सके। नेक्स्ट है आपका भाग 5 विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व। अब इस भाग में हम क्या विद्यालय और अध्यापकों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं इनकी बात करेंगे। पहला है कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। सबसे पहले जो कमजोर वर्ग के बालक हैं मीन्स वंचित समुदाय के बालक हैं, और अलाभप्रद मीन्स अमान्य नहीं लाभप्रद, जिन्हें लाभ नहीं मिला है, उस समूह के बालकों का प्रवेश हम अनिवार्य रूप से लेंगे। आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज। अब जब बालकों का प्रवेश होगा तो उनकी एज भी तो पूछी जाएगी, तो उस एज के प्रूफ के रूप में क्या क्या दस्तावेज या क्या क्या कागज चाहिए। तो उसमें पहला है अस्पताल
या नर्स या दाई का अभिलेख। अभिलेख मीन्स कोई प्रपत्र या रिकॉर्ड। अस्पताल में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, किसी नर्स ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हो, या पहले जो दाई होती थी उनका बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आंगनवाड़ी अभिलेख। आपने प्राइमरी में एडमिशन कराने से पहले बच्चे को कहाँ बिठाते हैं? आंगनबाड़ी में। तो जब आपने आंगनबाड़ी में अपने बच्चे को पढ़ाया होगा तो वहां आपने क्या बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, या वहां पर क्या एज लिखी गई थी आपके बालक की, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका कहाँ चलेगा? प्राइमरी में। अगर पहले दोनों नहीं है, मीन्स अस्पताल का भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आंगनबाड़ी वाला भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो माता पिता या संरक्षक द्वारा बताई गई जो आयु होगी वही हम अमूमन लिख लेते हैं प्राइमरी स्कूल में। एक रिलैक्सेशन दिया गया है इस पॉइंट में, आप देखिए, प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि। मीन्स प्रवेश कितना लेट हो सकता है, विस्तारित अवधि। प्रवेश कितना लेट हो सकता है प्राथमिक विद्यालय में या जूनियर विद्यालय में? तो लिखा हुआ है कि शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने के 6 माह तक। जो शैक्षिक वर्ष प्रारंभ हो गया उसके 6 महीने तक भी हम बालकों का प्रवेश ले सकते हैं। ये प्रवेश के लिए अवधि बढ़ा दी गई है, रिलैक्सेशन या छूट दी गई है। अब इसमें एक विद्यालय की मान्यता की ओर बात की गई है, तो उसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हैं विद्यालय की मान्यता के। भाग 6 में बात करते हैं अध्यापक की। अध्यापक की क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए और क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले अध्यापक क्या होना चाहिए कि अध्यापक अर्हताएं पूरी करता हो। जो भी अध्यापक नियुक्त किया जा रहा है प्राथमिक विद्यालय में या जूनियर विद्यालय में, वो अर्हताएं, शैक्षिक अर्हताएं या सभी मानदंडों को पूरा करता हो। अब उत्तरदायित्व तो क्या है? प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखना ये अध्यापक का उत्तरदायित्व है। सभी रजिस्टर मेंटेन रखना, आप लोगों ने देखा होगा। उनका क्या करेक्टर सर्टिफिकेट मेंटेन रखते हैं, उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेंटेन रखते हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर सभी मेंटेन रखते हैं। ये सभी क्या है कि सभी जितने रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर को ऑन रिकॉर्ड मेंटेन रखना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। इन सर्विस टीचर प्रोग्राम होते हैं, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम होते हैं, और दो तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एक प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस मीन सर्विस से पहले, आपकी जॉब लगने से पहले जो आप प्रोग्राम ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपकी प्री सर्विस है। और इन सर्विस आपकी ट्रेनिंग तब कब हो रही है? जब आपने ज्वाइनिंग ले ली है। ज्वाइनिंग लेने के बाद आप अपनी क्वालिटी को एनहेंस करना चाहते हैं, गुणवत्ता और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। नेक्स्ट, अध्यापक का कर्तव्य क्या होता है कि पाठ्यचर्या विकास में सहयोग करना, छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना। जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको भी बनाए रखे। भाग 7 है पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना। इसमें पहला पॉइंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुसंगत तथा आयु समुचित पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगी। ये किसकी जिम्मेवारी होगी? केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, कि सुसंगत, जो संगत हो, तर्क संगत हो, और आयु समुचित मीन्स आयु के अनुसार, आयु के अनुसार उनकी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसलिए आप देखते हो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही पाठ्यक्रमों को तैयार करती हैं। सेवा में मीन्स सेवा काल में जो अध्यापक होगा, सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा। जो आपने बीआरसी पर देखा होगा, बीआरसी होता है, वहां पर बीआरसी पर आपने देखा होगा टीचर्स की ट्रेनिंग चलती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस प्रशिक्षण में टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स को पढ़ाते हैं। जो टीचर्स पढ़ाता है, जो टीचर पढ़ाता है उसे टीओटी बोलते हैं, टीचर्स ऑफ ट्रेनर, मीन्स अध्यापकों का ट्रेनर। वो नॉर्मल एक टीचर ही होता है, लेकिन उसके पास अन्य टीचरों से अच्छा आइडिया होता है, तो वो आइडिया सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि प्रशिक्षण डिजाइन विकसित होती है और जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एनहेंस हो। टीचर की एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सिद्धांत तैयार करना। जो सतत और व्यापक सीसीई की बात की जा रही है उसका सिद्धांत विकसित करना, और गुणवत्ता नियंत्रण मीन्स क्वालिटी या गुणवत्ता निर्धारित करना। नेक्स्ट है आपका
भाग 8 बाल अधिकारों का संरक्षण। जब आरटीई की हम बात कर रहे हैं तो बाल अधिकारों का तो संरक्षण होगा ही। बाल अधिकारों का संरक्षण से तात्पर्य यह है कि बालकों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से प्रताड़ित न किया जाए। न तो उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, ना ही उन्हें मानसिक रूप से, ना ही संवेगात्मक रूप से, किसी भी तरीके से उन्हें क्षति न पहुंचाई जाए। और इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया जाए, बाल अधिकार आयोग का गठन किया जाए। बाल अधिकार आयोग का गठन किया जाए और इस आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन डेवलप करे, जिससे कि अगर किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो बच्चा वहां शिकायत कर सके। तो ये तो था आपका आरटीई 2009, जिसमें हमने अध्यायवार विश्लेषण किया था। धन्यवाद।